नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम व्रत टॉपिक लेकर आए और इस वीडियो में हमने लगभग जितना भी थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से ज़रूरी है वो पूरा टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर किया है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में वो सभी हमने यहाँ पर सम्मिलित किए हुए हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और व्रत का जो टॉपिक है ये 2 या 3 नंबर से आता है, तो 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे सिर्फ इस वीडियो को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्रत से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, वो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये आपको एक व्रत दिख रहा होगा। अब ये जो आउटर सरफेस होता है व्रत का, ये क्या कहलाता है? ये परिधि कहलाता है। ठीक, ये जो आपका आउटर सरफेस है, ठीक है, ये चारों तरफ ये आपका परिधि कहलाता है। अब व्रत के बीचों बीच में एक बिंदु होता है, इसी बिंदु के चारों तरफ ये परिधि होती है व्रत की। अब इस बिंदु से परिधि की दूरी हर जगह समान होगी, चाहे यहाँ से आप इसको नाप लो, चाहे यहाँ से आप इसको नाप लो, यहाँ से आप इसको, मतलब जो परिधि होगी, परिधि के किसी भी बिंदु से व्रत की केंद्र की दूरी हमेशा बराबर होती है। बात करें त्रिज्या की, वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि तक खींची गई रेखा ये क्या कहलाती है? त्रिज्या होती है। ध्यान रहेगा, ये आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अगर इसी को हम आगे तक बढ़ा दें, मान के चलो ये हमने त्रिज्या खींची, ठीक, और इसी त्रिज्या को हम आगे तक बढ़ा दें, एक बिंदु से, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है वो व्यास कहलाती है। ठीक, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथे पॉइंट पर आते हैं जीवा। ये आपका सेंटर है, यानी केंद्र है। अगर कोई भी रेखा परिधि को 2 जगह टच कर रही है, ठीक है, और वो सेंटर से होकर नहीं जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी? जीवा। चाहे आप ऐसे जीवा खींच लो, चाहे आप ऐसे जीवा खींच लो, चाहे आप ऐसे जीवा खींच लो, ये सभी क्या हैं? ये सब जीवा हैं। बात करें स्पर्श बिंदु की, परिधि पर कोई भी बिंदु आप रख दो, ये स्पर्श बिंदु है, क्योंकि ये परिधि को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। वृत्त का कोई भी भाग, मान के चलो हमने ये भाग ले लिया, ठीक, इसको नाम ए रख दिया, इधर वाले बिंदु को, और इधर वाले बिंदु को बी नाम रख दिया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो ए से लेकर बी तक है ये आपका चाप कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब कुछ अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, सीधे 1 नंबर में पूछी जाती है, जैसे वृत्तखंड। वृत्तखंड की परिभाषा क्या है? वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। ये इसका चाप हो गया और ये इसकी जीवा हो गई, तो ये आपका जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरह ये छोटा वृत्तखंड, 2 वृत्तखंड हो सकते हैं एक वृत्त में, तो जैसे ये है एक वृत्तखंड, तो ये हो गया, और एक पार्ट ये आपका है और ये जीवा, तो एक वृत्तखंड ये आपका हो गया। ठीक है, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। आगे देखो अगला पॉइंट क्या है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड देखो क्या होता है? वृत्त के चाप तथा चाप के बिंदुओं से जाने वाले त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये आपका चाप है, चाप के जो अंतिम बिंदु हैं इनसे अगर आप त्रिज्या खींच दो सेंटर पर, ठीक, और ये जो आपका खंड बनेगा ये आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। एक तरीके से ये ऐसा दिखेगा, पिज्जा की बाइट जैसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर देखते हैं स्पर्श रेखा। जो रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काटती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। ये आपका हो गया वृत्त, और ये देखो इस जगह एक ही बिंदु से काटते हुए रेखा निकल जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। छेदिका को देख लो क्या कहते हैं? जो रेखा वृत्त को 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह छेदिका कहलाती है। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये जो रेखा है ये वृत्त को ए बी पर काट रही है, 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो ये छेदिका कहलाएगी। याद रहेगा? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये वृत्त के पूरे टॉपिक हमने आपकी पीएनपी की पुस्तक से ही लिए हुए हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
अब यहाँ पर ये कि ये वृत्त दे रखा है और वृत्त का ये ए बी जो है ये व्यास है। क्या है? व्यास है, क्योंकि ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर टच कर रही है और केंद्र से होकर जा रही है, तो ये क्या है? व्यास। और व्यास पर जो बना हुआ कोण होता है वो सदैव 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब अगर इसी व्यास से देखें तो ये जो व्यास है ये वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है। एक तो भाग आपका ये वाला हो गया और एक भाग आपका ये वाला हो गया। तो कुल मिलाकर हम कहते हैं व्यास जो होता है वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है। तो इसको ये वाला एरिया हम लोग क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। और ये वाला जो पूरा एरिया है इसको हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त। यानी वृत्त के दो भाग कर दिए गए आधे आधे, तो अर्धवृत्त ये हो गया, अर्धवृत्त ये हो गया। अब इसी अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है, परिधि पर जो कोण बनता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये याद रखना क्योंकि ये सब क्वेश्चन में यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। तो ये रहा भाई साहब एक ये चाप, हम इसको एक तरीके से ये आधार मान लेते हैं। ठीक है, एक चाप होता है। अब इसकी एक जीवा कह सकते हैं या एक तरीके से कह सकते हैं आधार है। अब इसी आधार पर जब भी कोण बनता है परिधि पर, ये कोण देखो ए सी बी, ये बना कोण, और एक कोण बना ए डी बी। तो ये जो दो कोण बनेंगे परिधि पर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। नीचे आपको चाप देखना है या जीवा देखनी है या आधार देखना है, इनका जो भी आप समझ पाओ, चाप, जीवा, आधार, ये अगर सेम है और ये दोनों जो एक कोण बने, दो कोण बने, तीन, जितने भी कोण बने, अगर वो परिधि पर बन रहे हैं तो वो सभी बराबर होंगे। अगर हम यहाँ पर ऐसे ही एक कोण और खींच दें तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका 50 का हो जाएगा। तीनों 50-50 के हो जाएंगे। 50 का एकदम मतलब ये नहीं है, ये आपस में बराबर होंगे, ये आप समझो। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो कोण सी ई डी का संबंध बताओ। तो ये रहा कोण सी, ये रहा आपका ई और ये रहा आपका डी। तो इन तीनों में क्या संबंध है? इन तीनों का संबंध सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एक ही चाप पर बने हुए हैं, या कह सकते हैं एक ही जीवा पर बने हुए हैं, एक ही आधार पर बने हुए हैं। तो ये तीनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंगल सी, एंगल ई और एंगल डी, ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। आगे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, बी ई ए एक्स है, ये आपका दे रखा है, ये एक्स है। ठीक है, और बी डी ए और बी सी ए ये आपको बताना है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं, देखो ध्यान से। आपका ये ए और बी, इन दोनों को मिलाकर क्या है? ये आपका आधार है, या कह सकते हैं ए बी जीवा है, या कह सकते हैं ए बी एक चाप है। इसी चाप पर एंगल ई, एंगल डी और एंगल सी, ये तीनों इसी चाप पर बने कोण हैं। ठीक है, एंगल ई डी सी ये तीनों परिधि पर बन रहे हैं और इनका आधार या चाप या जीवा सेम है। तो ये सारे कोण कितने के होंगे? x डिग्री के होंगे। ई आपको प्रश्न में दे रखा है x डिग्री, तो एंगल डी भी x का होगा, एंगल सी भी x का होगा। ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ए ई डी बता रहे हैं 135 है और ए सी डी 20 है। तो सी ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। एंगल ए ई डी 135 का दे रखा है, डी सी ई 20 का दे रखा है। अब पूछ क्या रहे हैं आपसे? पूछ रहे हैं कि आप एंगल सी ए बी बताओ। तो एंगल सी ए बी कहाँ है? सी ए बी, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला पूछा जाए। आप एक चीज़ आपको ध्यान से देख रहे हो कि बी सी ये है, बी सी पर बी ए सी बना हुआ है और बी डी सी बना हुआ है। तो ये जो ए वाला होगा वो इसके बराबर होगा। अब ये भी हमें नहीं पता है तो हम ये कैसे पता कर सकें? लेकिन इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप त्रिभुज ई डी सी में देखो, त्रिभुज ई डी सी में देखो क्या है? त्रिभुज ई डी सी में ई कितना है नहीं मालूम, सी कितना है आपको मालूम है, 20 दे रखा है। ठीक, लेकिन जो एंगल ई है ये आपको मालूम नहीं, लेकिन मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये सीधी रेखा पर
इसके दो पार्ट हुए हैं, एक 135 का है तो दूसरा पार्ट कितने का होगा 180 माइनस 135। तो 180 में 135 घटाएंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 45 डिग्री। 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, ठीक है। एंगल ई कितना आया 45 डिग्री, तो ये आपका आ गया 45। अब ये 45 और ये 20, तो आपका एंगल डी कितना हो जाएगा 180। तीनों का 180 योग होता है, तो 180 में ये 45 और 20 65 घटा दीजिए, आपका एंगल डी निकल के आ जाएगा। एंगल डी 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1 और 1, यानी एंगल डी कितना है 115। तो एंगल ए भी आपका 115 ही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसी सेम चाप से हम लोग ने ये पता लगा लिया कि एंगल ए का मान कितना होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, परिभाषा है एक छोटी सी, अंतर्गत कोण। अंतर्गत कोण क्या होता है? कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है यदि उस कोण का शीर्ष, ये रहा कोण का शीर्ष, वृत्त का एक बिंदु हो और उस कोण की भुजाएं वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हों। तो ये आपकी जो भुजा है ये ए पर काट रही है, ये वाली भुजा आपकी बी पर काट रही है। इस तरह आपने देखा, ये जो सी बनेगा एंगल ए सी बी, ये आपका क्या हो जाएगा अंतर्गत कोण। क्लियर हो गई बात। तो अंतर्गत कोण की परिभाषा क्या है, आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लिखना है वो लिख लो, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट देखो, यहाँ पर पॉइंट क्या बताया जा रहा है, एक चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये आपका चाप है ए से लेकर बी तक, इस चाप के द्वारा केंद्र पर एक कोण आंतरित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, ये वाला, ठीक। इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में, यानी ये आपका कहीं भी शेष भाग है, तो शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर, तो ये बिंदु यहाँ लिया गया सी, इस बिंदु पर आंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी ये जो आपका कोण बनेगा इसका ये दोगुना होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये आपका 100 डिग्री होगा। कई बार क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, सेम चाप पर अगर केंद्र पर कोण बनना है और परिधि पर कोण बनना है तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये 50 होगा तो ये 100 होगा। आप यहाँ पर देखते ही पता लगा सकते कि कौन सा डबल वाला कोण है, ये बड़ा लग रहा है ये छोटा लग रहा है, तो ये आपका डबल होगा, ठीक। तो इससे आप समझ गए होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है, सम्मुख आकृति में वृत्त का केंद्र O है, OBC 58 दे रखा है, तो CAB का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है कि OBC आपको 58 दे रखा है और CAB का मान आपको ज्ञात करना है, CAB। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये पता हो जाए तो हम CAB पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये दोगुना होगा, ठीक है। तो हमें इसको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर ये 58 दे रखा है और ये हमें पता नहीं है। जब ये नहीं पता तो ये भी O भी नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पर हम एक रूल लगाएंगे कि आप ध्यान से देखो, जो आपकी OB है और OC है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों त्रिज्याएँ हैं, ठीक है। तो OC के सामने वाला कोण क्या है, एंगल B। OB के सामने वाला कोण क्या है, एंगल C। तो एंगल C और एंगल B दोनों बराबर होंगे, ये दोनों 58 डिग्री के कोण होंगे। त्रिभुज OBC में आप देखेंगे कि एंगल O है, एंगल B है और एंगल C है। इन तीनों का कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। एंगल C एंगल B दोनों 58 हैं, एंगल O लिख लेते हैं। 58 उस तरफ जाएंगे तो एंगल O पता चल जाएगा कितना है, 180 माइनस 5 5 10 8 8 16, तो 116 को घटाइए तो एंगल O आपका निकल के आ जाएगा। 10 में 6 गया 4, 7 में 1 गया 6, 1 में 1 गया 0, तो एंगल O आपका कितना निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया 64 डिग्री। तो जो एंगल BAC होगा वो 64 का आधा होगा, हाफ ऑफ एंगल O। तो एंगल O आपका कितना है,
वो है 64, तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32 डिग्री। एंगल बी ए सी कितना निकल के आ गया 32 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और ओ बी सी का आपको मान बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु का मतलब होता है सभी भुजाएं समान। तो ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों रेखा आपकी बराबर हैं। ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों रेखा आपकी क्या होंगी बराबर होंगी। जब रेखाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ए बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है एंगल सी, बी सी के सामने कौन सा कोण बन रहा है एंगल ए, सी ए के सामने कौन सा कोण बनना है एंगल बी। तो ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे ए बी सी। जब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो ये तीनों 60 डिग्री के होंगे, सीधी सी बात है। 60 ये होगा, 60 ये होगा, 60 ये होगा, तभी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 हो पाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों ये आपके क्या हैं, ये 60 के हैं। तो ये आपका 60 का हो गया। ठीक है, जब एंगल ए बराबर कितना है 60 का, तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, ये आपका 120 का हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई, एंगल बी ओ सी 120 का हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है एंगल ओ बी सी बताइए। अब यहाँ पर आपको देखना है त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में ओ बी और ओ सी ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों त्रिज्या हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, ओ बी और ओ सी दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं। तो ओ बी और ओ सी के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ओ बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ओ बी के सामने एंगल ओ सी बी बन रहा है और ओ सी के सामने कौन सा बन रहा है एंगल ओ बी सी बन रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब अगर ये बराबर हैं, हमें पता नहीं है, तो हम इनको मान लेते हैं x। अब अगर आप त्रिभुज ओ बी सी में देखो, एक आपको बी ओ सी दे रखा है 120 का और ये दोनों दे रखे हैं x x के। तो हम ओ बी सी को निकालने के लिए x की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि ओ बी सी कितने डिग्री का है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, तो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 होगा। ठीक है, बी ओ सी आपको दे रखा है 120 का, क्वेश्चन में अभी आपने निकाला था, और ये दोनों एक्स एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब एक्स एक्स हो जाएंगे 2x, 120 बराबर के उस साइड आएगा, 180 में 120 घटेगा, बचेगा 60। 2x बराबर 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो एंगल ओ बी सी बराबर कितना निकल के आ गया 30। लंबा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो ओ बी सी का मान आपको इस तरह पता चल गया कि ये 30 डिग्री का होगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट यहाँ पर ये देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त की त्रिज्या से स्पर्श रेखा खींचो और उसकी रचना लिखो। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप इसको बना लो। क्या करोगे, सबसे पहले एक वृत्त खींचोगे। पहला पॉइंट तो यही है कि सर्वप्रथम हम एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, उसमें केंद्र बिंदु O मार्क करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये, वैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट 1 लिखा है, यहाँ पर ये पॉइंट 2 से शुरू होना चाहिए क्योंकि पहला पॉइंट होगा सर्वप्रथम हम एक वृत्त खींचेंगे। पॉइंट 2 से शुरू होगा, वृत्त की त्रिज्या OP खींचो, ये OP खींच दी गई। फिर तीसरा पॉइंट होगा, कंपास की सहायता से त्रिज्या पर लंब PX बनाओ, तो ये PX बन रहा है, ये P रहा और ये रहा X। ठीक है, ये कैसे खींचेंगे उसको समझो। आप लेंगे पेंसिल और प्रकार, तो प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और छोटा सा चाप लेकर आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल से ये वाला चाप बनाएंगे। ठीक,
फिर उसके बाद प्रकाल की नोक आप इसी ये जो बीच में कट बन रहा है यहाँ पर रखेंगे और अगला चाप बनाएंगे, और उसी प्रकाल की नोक यहाँ रख के एक ये चाप यहाँ खींचेंगे, और उसके बाद प्रकाल की नोक यहाँ रखकर पेंसिल से एक चाप यहाँ खींचेंगे। तो ये जहाँ पर ये बीचों बीच में काटेगा एक दूसरे को, तो वहाँ से लेकर इस बिंदु से एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कंपास की सहायता से त्रिज्या पर लंब PX बनाओ। ये आपने PX बना दिया। अब उसके बाद XP को T तक बढ़ा दो। ये जो PX था इसको हमने T तक बढ़ा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है स्पर्श रेखा XPT तैयार है। तो अगर आपने ये समझ लिया अच्छे से, तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर परस्पर लंब होती है। लंब का मतलब है ये इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आपने वो सुना होगा ना समकोण त्रिभुज में, ये आपकी आधार होती है, ये आपकी कर्ण होती है और ये आपकी लंब होती है। तो ये जो लंब होती है इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या है ये परस्पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। आगे यहाँ पर देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पार्श्व चित्र में PQ वृत्त का व्यास है, PR तथा QS इस वृत्त पर क्रमशः बिंदु P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं। क्या RP समानांतर है SQ के? RP पैरेलल SQ, इसको कहेंगे समानांतर या इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल। तो यहाँ पर ये देखो ये जो PQ है, PQ पर ये जो रेखा होती है लंब होती है, उसी तरह PQ पर ये जो स्पर्श रेखा होगी ये भी लंब होगी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा मेंटेन रहेगी क्योंकि ये एक सीध में जाएंगे। तो ये इसका आंसर होगा हाँ, RP SQ के समानांतर। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वृत्त से रिलेटेड सभी टॉपिक्स और क्वेश्चन जो भी बन सकते थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी टॉपिक रह गया हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, उसको आप ज़रूर बताइए। एक ये वृत्त है और ये केंद्र बिंदु है और ये व्यास खींचा गया है। अब ये आपके सामने एक कोण है, ये कोण कितने का होगा ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो इसका मतलब आप परीक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।